Hello, my dear students of 10th standard English medium. Once again, welcome back to my class of social science. आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, पेज नंबर 128 ऑफ द टेक्स्ट बुक आपके हाथ में रखना है पेंसिल और हाइलाइटर के साथ. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में समझने लायक, क्योंकि आगे की आपकी जो लाइफ होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ, उसके लिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है. तो उस हिसाब से हमें ये चैप्टर पढ़ना है. और ऑब्वियसली इसमें से जो कोई भी क्वेश्चन आते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के लिए, फिर आगे जाके एक टॉपिक आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम WTO बोलते हैं वो, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसके मेथड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब हमें तैयार करते हैं आंसर्स लिखने के लिए. लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने आपको आगे बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये नॉलेज बहुत काम में आने वाला है. तो उस हिसाब से इस चैप्टर का हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. ओके, पेज नंबर 128 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, if I want to introduce the concept of liberalization and globalization, then I would like to tell you that when we got independence in 1947 में हमें आज़ादी मिला. उस बात को आज obviously 70 years से ज़्यादा हो गए हैं. ठीक है, तो उस वक्त हमने हमारी जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था, because it was the first government. And that is the reason why so many implementations had to be done at that time in order to ensure the growth of the nation. Growth तो चलो बाद में आता है, लेकिन उससे पहले कंट्री का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से सेटअप करना है. ठीक है, देश की जो आबादी है वो किस तरह से कंफर्ट जोन में रह सके, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाए. ठीक है, वो चीज को इंश्योर करना है. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, फिर सबके लिए खाना पीना, ये वो सब, और जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स वगैरह, रेलवे वगैरह, जो उसकी जो व्यवस्था करना वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. ठीक है, तो इतने बड़े देश में ये सारी जिम्मेदारी को पूरा करना वो कोई आसान नहीं होता है. कोई भी गवर्नमेंट है उनके लिए वो चैलेंजिंग टास्क है. इसलिए गवर्नमेंट ने उस वक्त ये डिसाइड किया था कि जो टारगेट है उसको 5 ईयर प्लान में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, यानी कि इवन वो आज का जमाने में भी अगर हम बात करें तो whichever new government, new union government that takes up the responsibility of administration, they always work on 5 year plans. ठीक है, 5 साल के टारगेट के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में काम करती है. ये बात आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये 5 ईयर प्लान में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पे लिखे गए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ नए वर्ड्स होंगे आपके लिए: मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो कंट्री के ग्रोथ के लिए लागू पड़ते हैं. कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड ये तीनों वर्ड्स हैं. तीनों के मीनिंग्स में आपको समझाऊंगा. मॉनेटरी, दैट स्टैंड्स फॉर एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मनी. ओके, पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी पॉलिसी होता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट के पास जो कुछ भी राजकोष होता है, राजकोष का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो कोई भी आमदनी होती है, हम लोग जो टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, और उसके जरिए उनके पास जो इनकम होता है ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी रकम होती है. ठीक है, तो उसका किस तरह से उपयोग करना है कंट्री का ग्रोथ करने के लिए, तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है. ओके, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो इनकम पड़ा है, ठीक है, उसका यूज करते हुए
किस तरह से ग्रोथ करना है, ठीक है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और तीसरा वर्ड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसको तो समझना बहुत आसान है। ओके, ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए बढ़ावा देना, उनको अलाउ करना, ठीक है, अपने बिजनेसेस वगैरह करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने वाली जो पॉलिसी होती है उसको इंडस्ट्री पॉलिसी होती है। ये सारी बातों का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे हुआ। तो 5 ईयर प्लान जो मैंने आपको आगे बताया वैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका किया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ सालों तक अभ्यास करने के बाद ये पता चला कि देश चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट या तो है तो बहुत कम है, या तो फिर नहीं है, ऐसा ध्यान में है। ऑब्वियसली ऐसा हम यहाँ पे कहना नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें फेल हो गई। गवर्नमेंट का मैक्सिमम एफर्ट रहता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से समहाउ ये जो 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट है जितना होना चाहिए उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जनसंख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत बड़ी जनसंख्या में उसका लाइक डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। गरीबी ऑलरेडी बहुत पहले से इंडिया में बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी का इशू है, ठीक है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन लाइक पॉपुलेशन इज अनलिमिटेड, ओके, एंड देयर इज अ बिग problems, there are some big problems like poverty and unemployment। ये चीजों की वजह से और दूसरे भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जितना ग्रोथ एंश्योर करना चाहिए वो नहीं हुआ। और इसलिए डेवलपमेंट लाने के लिए सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिएगा, पेज नंबर 128, इन दैट रिगार्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, यहाँ पे आपको ब्रैकेट करना है। Such economic reforms were implemented which could strengthen economic development। ऐसा एक जैसे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही एक ऐसा स्टेप लिया गया है, ठीक है, जिसमें ये 3 बातें शामिल की गई, ओके, कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि अब ये तीनों चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके देश का जो डेवलपमेंट है वो कुछ सही ढंग से हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारी सिस्टम में, हमारी कंट्री में 1991 से इंप्लीमेंट किया गया है। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये तीनों चीजें क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। इन तीनों को हम लोग समझेंगे बार-बार, लाइक उसका मैं जो वाइटल सेंटेंसेस होंगे उसका मैं बार-बार रिपीट करता रहूंगा कि सपोज ये लिबरलाइजेशन है तो उसका मतलब ये होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या उसका मीनिंग है, वो ग्लोबलाइजेशन उसका भी मीनिंग मैं आपको बार-बार रिपीट करूंगा। एंड देन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर मेथड्स और फिर उसके एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके इस लेक्चर में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओके। अब लिबरलाइजेशन का सबसे पहले मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स imposed on private sector and encourages economic development. This is known as economic liberalization. यहाँ पे आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है, लिबरलाइजेशन की एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो मतलब मैं अब आपको हिंदी में समझाऊंगा कि जो कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पहले हुआ करते थे वो धीरे धीरे रिलैक्स कर दिए गए या रिड्यूस कर दिए गए या तो फिर हटा दिए गए, और वैसी प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस करने के लिए अलाउ किया गया। इस पॉलिसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्पस यही था गवर्नमेंट का कि देश का जो डेवलपमेंट है वो बस होना चाहिए, ओके। सो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। और उसके जो मेन रिफॉर्म्स है, द मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
related to liberalization were made in the earlier period 1991 के दौरान ये जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ तो उसके क्या क्या रिफॉर्म्स ध्यान में रखे गए थे वो वन बाय वन यहाँ पर मेंशन किए गए थे। नंबर 1, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। ओके, खास करके 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके लिए रिजर्वेशन रखा गया था। फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन दैट कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। कुछ 18 कंपनीज या तो 18 टाइप की ऐसी इंडस्ट्रीज थी, उसको छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही शुरू कर सकते हो। इनिशियल आपका जो प्रोसीजर है वो करके, सपोज आपको कहीं पे रेंट पे या तो बाय करके प्रॉपर्टी लेना है बिजनेस करने के लिए, वो आपने ले लिया, आपने उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अंदर बसा दिया, स्टाफ को एम्प्लॉय किया, ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह किया अपना पब्लिसिटी करने के लिए, ठीक है, उसके बाद सीधा वो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को देखते होंगे, कहीं पे कोई ऑफिस चल रहा है, कहीं पे कोई दुकान चल रही है, कहीं पे कोई छोटा मोटा सुपर स्टोर जैसा चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, द इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहले ऐसे बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो पहले हुआ करते थे वो हटा दिए गए। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आगे बोला कि 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज को परमिट किया गया बिजनेस करने के लिए। सेकेंड रिफॉर्म वाज areas other than railways, atomic energy and defense were open for private sector. Okay, 18 इंडस्ट्रीज में कुछ के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं कि डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, ये गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनको छोड़ के आप दूसरे बिजनेस कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर है फॉर एग्जांपल, मान लो कि गन्स वगैरह बनाई जाती है तो वो बनाने वाली जो एजेंसी या कंपनी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, उसको सेलिंग करने का जो परमिशन है वो भी किसी इंसान को नहीं मिल सकता है प्राइवेटली, वो भी गवर्नमेंट एजेंसी ही होती है जो जिसको ये सेलिंग करने का अधिकार है। प्लस अगर हमें ऐसा कोई वेपन वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमें भी लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, वो लाइसेंस दिखाना पड़ता है तब जाके आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा आप नहीं सोच सकते कि चलो गन बनाने का बिजनेस मैं भी शुरू करूंगा और अलग अलग टाइप की गन में बनाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट कैटेगरी कम्स अंडर रिजर्वेशन, वो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। सिमिलरली एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स वगैरह बनाने का जो बिजनेस है वो सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ही आता है। ठीक है, तीसरा रिफॉर्म है ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसिल्ड। कोई भी कंपनी के लिए शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक पहले हुआ करता था, लेकिन अब से यानी कि 1991 से वो कैंसिल कर दिया गया, यानी कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अपना कंपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ प्रोविजन है प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज which do not cause pollution and are not hazardous for the environment was cancelled। ठीक है, अगर एनवायरमेंट को कोई आपका कंपनी की वजह से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है, या तो फिर पोल्यूशन नहीं होता है, या तो कम्युनिटी के लिए हैजार्डस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो आप यूं ही वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपकी इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत पोल्यूशन वगैरह होने की संभावना है तो फिर वहां पे आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, वो भी एक नेसेसरी, क्योंकि बात पोल्यूशन की है। ठीक है, कम्युनिटी का जो लाइक उसमें एक हित जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी पड़ती है। खास करके मान लो कि कोई केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली केमिकल वेस्ट बहुत सारा उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की परमिशन इसलिए वहां पे लेना पड़ती है कि गवर्नमेंट को एक श्योरिटी चाहिए कि आपकी कंपनी
कंपनी से जो पोल्यूशन होगा उसको किस तरह से आप टैकल करोगे ताकि कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो पाए। तो वो एक्सप्लेनेशन उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, वो प्रोजेक्ट उनको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, और उसके बाद गवर्नमेंट, इन केस गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड, only then it can grant permission to start business. That is the fact. Okay, तो ये थे privatization के कुछ reforms. Now we are going to have liberalization की reforms यहाँ पे हम obviously पढ़ रहे हैं. So liberalization, okay, उसके advantages क्या है अब वो पढ़ेंगे. Number one, as a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development, which led to increase in production. सबसे पहला और बहुत ही ऑब्वियस एडवांटेज ये है कि प्राइवेट सेक्टर को अब बहुत ही जैसे कह सकते हैं ना कि एक छूट मिल गई, अनलिमिटेड एक स्कोप मिल गया हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसकी वजह से उनका खुद का तो ग्रोथ हुआ ही, प्लस देश का भी डेवलपमेंट करने में उनका योगदान दिखने लगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी कंपनी होती है, शुरू हो जाती है, ठीक है, और काफी प्रॉफिट अगर वो कमाती है तो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट में से वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी, तो गवर्नमेंट को आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी। प्लस अपनी कंपनी में वो लोग काफी लोगों को नौकरी में रखेंगे, 100, 200, 500, 1000, कई कंपनियां उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी पे रखती है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी हल्की हो जाएगी। तो ये भी एक दूसरा फायदा है। एंड इन केस इफ they are producing something essential for the kind for the mankind, then obviously that is also going to be beneficial to us. Okay, तो इस तरह से ये पहला एडवांटेज बहुत ही ऑब्वियस है कि उनको परमिशन मिलने की वजह से बिजनेस करने का कंट्री का डेवलपमेंट जो है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन दिखने लगा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पेचस एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक स्तर पे जो व्यापार होता है, ओके, एक से दूसरे कंट्री के बीच में जो बिजनेस होता है, दैट इज नोन एज ग्लोबल ट्रेड, वो भी बढ़ा। उसकी वजह से फॉरेन की करेंसी इंडिया में आना शुरू हुई, तो गवर्नमेंट की आमदनी और बढ़ना शुरू हो गई। सो दैट इज आल्सो सेकंड एडवांटेज। ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसका फायदा होता ही है। गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ती है तो डेवलपमेंट के दूसरे टास्क भी वो लोग कर सकते हैं, हमें ज्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ऐसे ही उनके पास जो स्कोप है वो बढ़ते हैं। ठीक है। Third advantage is because of the increase in foreign trade, there has been increase in the reserve of foreign exchange. Foreign trade बढ़ने की वजह से foreign exchange भी बढ़ा। ओके, तो यहाँ पे करेंसी की बात है कि जो करेंसी इंडिया की करेंसी के मुकाबले भारी है, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है, तो $1 की वैल्यू इंडिया की करेंसी के सामने लगभग $1 इक्वल्स टू अराउंड 75 और 76 रुपीस। ठीक है, तो सपोज यहाँ का कोई भी कमोडिटी अगर प्रोड्यूस हो रहा है भारी मात्रा में और सरप्लस कमोडिटी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन में, यूएस में फॉर एग्जांपल, तो उनकी ओर से जो कीमत मिलती है वो डॉलर में मिलती है, और उसी डॉलर को जब हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जिससे गवर्नमेंट को और इवन लोगों को भी काफी बड़ा फायदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बढ़ा, यानी कि जो मशीन्स वगैरह पहले नहीं देखने को मिलते थे, मशीन्स और दूसरी भी बहुत सारी चीजें जो इंडिया में पहले नहीं देखने को मिलती थी, वो लिबरलाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद दिखने लगी। ओके, क्योंकि पॉलिसी जब रिलैक्स हो जाती है और क्योंकि ग्लोबल ट्रेड को हम इसके जरिए बढ़ावा देते हैं, तो यहां से जो चीजें बाहर जाती है उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, उसी तरह से वहां की चीजें भी इंडिया में आती है, और वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें होती है, और उसी टेक्नोलॉजी का कॉपी करके हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं,
ठीक है, और हमारे में भी नॉलेज बढ़ता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होती है, जो मशीन्स या तो जो टेक्नोलॉजी पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी वो अब अवेलेबल इजीली होने लगी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन या इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन उसका। ओके, अब लिबरलाइजेशन के 4 बहुत ही ऑब्वियस एडवांटेजेस हमने देखे, लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है उसका। पहला डिसएडवांटेज, in spite of decrease in restrictions monopoly could not be checked। ओके, यानी कि रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया, बिजनेस करना पहले के मुकाबले आसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जिसकी मोनोपोली पहले हुआ करती थी उसको हम नहीं रोक पाए। ठीक है, कुछ कंपनियों की मोनोपोली आज भी है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत है, इसलिए मार्केटिंग वगैरह बहुत करते हैं, और बाजार में मार्केट में जब उनका नाम बन जाता है तो फिर वो लोगों के दिमाग में वही चीज दिमाग में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ कि सपोज हम दुकान में बटर लेने के लिए जाते हैं तो सीधा हमारे दिमाग में एक ही नाम स्ट्राइक करता है, अमूल। ओके, तो एक मोनोपोली का एग्जाम्पल कि बटर यानी कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो नोइंगली और अननोइंगली अनकॉन्शियसली हम ऐसा ही मान लेते हैं कि अमूल कंपनी का ही बटर बेस्ट होता है, हालांकि बटर को प्रोड्यूस करने वाली दूसरी भी बहुत सारी कंपनियां होती है। सेम इज द केस we can think about a monopoly about the other companies like electronic equipments, ठीक है, फिर जो बेसिक एसेंशियल चीजें होती हैं, सपोज गेहूं चावल वगैरह हम खरीदते हैं तो वो भी कंपनियों के ब्रांडेड नेम से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का अगर हम नाम दें तो कुछ 2-3 गिनी चुनी कंपनियां हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती हैं। In case if we are going out to buy a TV, for example, then we will obviously think about certain prominent names like Sony, Samsung, LG वगैरह, ऐसे 2-3 कंपनियों के नाम ही दिमाग में आते हैं। तो ये मोनोपोली जो है वो हम कम नहीं कर पाए हैं लिबरलाइजेशन का, ये एक पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, as focus has only been paid on industrial sector, India has remained backward in development in agriculture। ये दूसरा डिसएडवांटेज है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो अच्छी है लेकिन वो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए है, इसलिए इससे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, लेकिन हमारा मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ। सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन एग्रीकल्चर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा वो मेन ऑक्यूपेशन है, इवन आज भी हमारा वो मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो हमारे मेन ऑक्यूपेशन को ही लिबरलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम पहले से देख रहे हैं हम इंडिया में, ठीक है, कि कुछ लोग जो हैं उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, कुछ गिने चुने लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जितना होनी चाहिए उतनी भी इनकम नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास इनकम नहीं है। तो वो जो असमानता होती है, असमानता है, डिस्पैरिटी, ठीक है, इनकम में, तो वो अभी तक देखने को मिलती है कि some people are absolutely so rich who have more than the required amount of income, and there are thousands, lakhs, crores of people in India living, okay, who do not have even the necessary amount of income also. So this is the case of disparity of income which is seen in India even after the implementation of liberalization policy, right? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब दूसरा जो है जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन, उसको हम समझ रहे हैं, which is actually related to liberalization। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लगभग एक जैसी चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इसको अलग ढंग से समझाया है। उसका रीजन ये है, उसकी डेफिनेशन पहले हम समझेंगे तो पता चलेगा। Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over
or transferred to the private sector, and that is known as privatization. अब privatization basically क्या है? तो definition से clear हो जाता है कि liberalization is basically the name of a policy, okay, whereas privatization is the kind of step which is taken in order to realize the policy of liberalization. Okay, जो liberalization है जनरली पॉलिसी का नाम है, लेकिन उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें जो रिजल्ट दिखता है दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो डेफिनेशन को फिर से हम पढ़ेंगे अब ये समझने के बाद कि जहां पे किसी भी कंपनी का ओनरशिप की या मैनेजमेंट की बात आती है तो उसमें दो टाइप की ओनरशिप या मैनेजमेंट होती है। ओके, फर्स्ट टाइप इज गवर्नमेंट ओनरशिप, the second type is private ownership। ठीक है, तो ये ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, ओके, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे थे जिसके ऊपर से स्टेट ओनरशिप हटा के उनको प्राइवेटली किसी बहुत बड़ी कंपनी है जो फाइनेंशियली केपेबल कंपनी है उनके हाथों में इसका ओनरशिप कंपनी का जो पहले स्टेट के अंडर में स्टेट ओनरशिप में आती थी वो अब प्राइवेट ओनरशिप में आ गई। तो ये हैंडओवर करने की ये जो प्रोसीजर है स्टेट ओनरशिप में से प्राइवेट ओनरशिप में, उसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि फिलहाल काफी सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसका फंक्शनिंग बेसिक फंक्शनिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया है, लेकिन वो सारी गवर्नमेंट स्कूलों में से कुछ स्कूलें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि दे आर नॉट केपेबल टू डू द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत दूर के एरिया में है, ठीक है, गवर्नमेंट को मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत आती है, प्लस गवर्नमेंट स्कूल जो है वो फ्री में पढ़ाती है, ठीक है, और फ्री में पढ़ाने के बावजूद भी वहां पे एडमिशन इतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और अगर एडमिशन हो भी रहा है तो वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ नेगेटिव फैक्टर्स आते हैं तो गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो हैंडओवर है वो किसी प्राइवेट स्कूल को दे देती है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ओके, स्टेट ओनरशिप में से किसी प्राइवेट ओनरशिप में किसी कंपनी का आ जाना उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी फिलहाल इंडिया में बहुत चल रहा है, उसके एडवांटेजेस हैं लेकिन साथ में डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन का पहले हम मेथड समझेंगे कि क्या मेथड है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट। फर्स्टली, दोज एरियाज व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जो एरियाज पहले पब्लिक सेक्टर में के लिए रिजर्व रखे गए थे अब प्राइवेट सेक्टर में के लिए उसको ओपन किया गया है। ओके, यानी कि लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी 1991 में इंप्लीमेंट हुआ, उसके पहले कुछ रूल्स ऐसे थे कि कुछ सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर में ही इंक्लूड होंगे, यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद वो रूल चेंज किया गया कि उसमें से कुछ एरियाज ऐसे हटा दिए गए कि वहां पे अब कोई प्राइवेट कंपनी अगर वो केपेबल है फाइनेंशियली, ठीक है, और ऐसा कमिटमेंट देती है कि पहले के मुकाबले वो ज्यादा अच्छी ढंग से उसको उसकी देखभाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उसका करेंगे, उसको सही ढंग से चलाएंगे, तो वो सेक्टर उनको दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज state keeps the ownership of state-owned companies under its control and gives the charge of management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company। अब प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो किस तरह से होता है? तो पहला स्टेप ये है कि स्टेट ओन्ड कंपनी जो है वो प्राइवेट मैनेजमेंट को या तो प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो भी हम समझेंगे। State keeps management in its own hand and gives ownership to the private company। इसमें दो पॉसिबिलिटी है
पहला पॉसिबिलिटी ये है कि स्टेट कंप्लीटली ओनरशिप जो है वो प्राइवेट कंपनी के नाम पे कर देती है, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी कि स्टेट ओनरशिप प्राइवेट कंपनी के नाम पे तो करती है, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, यानी कि मैनेजमेंट पार्ट जो है ओके वो गवर्नमेंट के हाथों में रहता है, और जो फंक्शनिंग होता है यानी कि किस ढंग से उस कंपनी को चलाना, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में। यानी कि इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और वो प्राइवेट कंपनी मिलके वो पर्टिकुलर सेक्टर को दोनों साथ में मिलकर चला रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात होती है। अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, 3 है बेसिकली इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक, उसको समझेंगे। नंबर 1, एक्सक्यूज मी, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन के होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा पहले के मुकाबले, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी नहीं हुआ करता था तब वो प्रोडक्शन कम करते थे। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत ही केपेबल होती है, उनके इस पर्टिकुलर सेक्टर में जुड़ने की वजह से प्रोडक्शन जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ने लगा। दूसरा, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज है, यानी कि ऐसी चीजें जिसका प्रोडक्शन, ऐसी चीजें जो हमें हमारे हर रोज के काम में आती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो सप्लाई है वो चीजों का वो मेंटेन रखने में गवर्नमेंट को आसानी हो गया, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज खास करके ऐसी कंपनी जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज का उत्पादन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को आसानी हो गया कि जो चीजों की जरूरत हर रोज होती है लोगों को, वो अब आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो रही है, ठीक है। और तीसरा, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इंप्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ओके, यानी पब्लिक सेक्टर का जो वर्किंग कैपेसिटी जो है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी ने अब उसका फंक्शनिंग हाथ में ले लिया है, उनका स्टाफ अब ये कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए उनका फंक्शनिंग एकदम एक्टिव हो गया, वर्किंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो भी बढ़ गया। तो ये भी एक बहुत ही अहम एडवांटेज है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं, तो उनको भी अब हमें पढ़ना है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, because of which evil of monopoly has increased। उसमें भी वही जो लिबरलाइजेशन में देखने को मिला था कि मोनोपोली का इविल जो है वो इसमें भी दिख रहा है कि कुछ गिनी चुनी कंपनियां ऐसी है जो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है, ठीक है, उनको ही प्राइवेटाइजेशन का लाभ मिला। जो लेस पावरफुल कंपनीज है उनको प्राइवेटाइजेशन का इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मोनोपोली का इविल यहां पे भी देखने को मिलता है। दूसरा है डिसएडवांटेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड, ठीक है। ये भी मोनोपोली से जुड़ा हुआ ही एक डिसएडवांटेज है कि छोटी छोटी जो कंपनियां होती है और खास करके गांव में चलती हुई छोटी छोटे जो यूनिट्स होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन का फायदा इतना कोई खास नहीं हो पाया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ही प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट हो पाया है, ओके। तीसरा है प्राइसेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज लेड अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रॉब्लमिस्टिक एरिया है एक्चुअली कि जिसमें प्राइवेट कंपनी किसी इंडस्ट्री को टेक ओवर करती है, या तो कोई प्राइवेट कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई भी चीज का, तो उनके हाथों में रहता है कि वो जो चीजें मैन्युफैक्चर करती है उसका कितना प्राइस वो लगाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सोनी कंपनी है, वो कोई 32 इंचेस का या 40 इंचेस का एलईडी या प्लाज्मा टीवी प्रोड्यूस करती है, तो उसकी जो कोई भी प्राइस लगाती है 35,000 या 40,000 या 45,000 रुपीज, तो उनको वो प्राइस मेंटेन करने का छूट है, ओके।
तो प्राइस राइजेस की वजह से मोनोपोली ऑफ प्राइस या प्राइस ये ऐसे न्यूसेंस हैं, ठीक है, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन के सबसे बड़े दो डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का ऐसा कोई हाथ नहीं होता है कि प्राइस को वो कंट्रोल कर पाए। प्राइवेट कंपनी अपने जो होते हैं, जो कुछ भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चीजों का प्राइस अपने हिसाब से लगा सकती है, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो दैट इज अगेन अ डिसएडवांटेज फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो अब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन समझने के बाद तीसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल ट्रेड, ऐसा हम समझेंगे एक ही शब्द में। तो बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक देश की आर्थिक व्यवस्था को दूसरे देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ना, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, बहुत इजी है इसका डेफिनेशन को याद रखना। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब इसका रिजल्ट क्या है कि जो कुछ भी चीजें जो है उसका आदान प्रदान एक से दूसरे देशों में, ठीक है, वो बहुत ही स्मूथली और कन्वीनियंटली हो रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे देश से काफी दूर कोई दूसरा देश है, इंग्लैंड है फॉर एग्जांपल, या तो यूएसए है, जो कि 10,000 माइल दूर है हमारे इंडिया से। तो उसके बावजूद भी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा पॉलिसी है कि इतना हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी हम चीजों का आदान प्रदान दो देशों के बीच में कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये चीज इंश्योर करने के लिए इफेक्टिव टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन, लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे बहुत काम में आते हैं, लेकिन पॉलिसी का होना पहले बहुत जरूरी है। जब ये पॉलिसी नहीं था तब एक से दूसरे कंट्री में जो चीजें सेंड की जाती है जिस आसानी से आज, वो पहले नहीं हो पाती थी। ओके, सो दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी व्हिच वी ऑल like all the countries have implemented in today's world is known as globalization. Okay, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का ये डेफिनेशन हो गया, और इसके जरिए हम कौन सी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। As a result of which flow of goods, यानी कि माल सामान जो होते हैं, वो सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिर्फ चीजों का हम आदान प्रदान करने से वही बात नहीं आती है, सर्विसेज यानी सेवाएं, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी जो है वो, फिर लेबर यानी इवन इंसान भी अपने स्किल का इस्तेमाल करके दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो सकता है और वहां रह के भी कमा सकता है। सो दैट वे लेबर कैन आल्सो बी एक्सचेंज। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है आज की इकोनॉमी में, जो हर एक कंट्री के ऊपर लागू होता है। ठीक है, अब इससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1, ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। दो देशों के बीच में व्यापार करने के लिए जो पहले ऑब्स्टिकल्स आते थे, वो इससे दूर हो गए ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से। दूसरा है, such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations। तो दो देशों के बीच में अगर ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इफेक्टिवली मेंटेन की गई है या तो इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है दोनों कंट्रीज के बीच में कि कैपिटल एक्सचेंज भी बहुत आराम से हो सकता है। कैपिटल एक्सचेंज का प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मुझे कोई देना है तो मैं ऐसे दूंगा कि फॉरेन की कोई कंपनी अगर यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहती है तो उनके लिए आसान होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अपना पूरा मान लो कि पूरा का पूरा एक ब्रांच ऑफिस यहाँ इंडिया में ट्रांसफर कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली में, इवन अहमदाबाद में भी काफी सारे ब्रांच ऑफिस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं। ठीक है, तो ये स्मूथली हो पाता है, पहले ये नहीं होता था। ओके, सो देयर इज अ वेरी
it's very easy policy of transferring the capital investment from one country to another country. Okay. Third one is obstacle in the way of exchange of technology have been removed. टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते थे पहले, उनको भी अब हटा दिया गया है। चौथा जो है वो फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अलग अलग कंट्रीज के बीच में फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर भी पॉसिबल है। ओके, यानी कि मैन पावर भी दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, और ऐसा होता भी है। बहुत सारी कंट्रीज के जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसमें लेबर का भी एक्सचेंज होता है, राइट। अब इसके असर क्या हुए, खास करके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ग्लोबलाइजेशन, वो अब हम समझेंगे। पहला एडवांटेज है, पहले ऑब्वियसली हम एडवांटेज की चर्चा करेंगे। 3 एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका शॉर्ट फॉर्म है एफडीआई। ओके, सो एफडीआई इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन से कुछ कंपनियां डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया में, वो बढ़ा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की आमदनी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, तो वो एक अच्छा एडवांटेज है। दूसरा, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ओके, फॉरेन कंट्री में जो चीजें पैदा होती है वो अब हमारे देश में आसानी से प्राप्त होने लगी है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा मेन एडवांटेज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले ऐसा होता था कि फॉरेन में बनी हुई चीजें इतनी आसानी से इंडिया में नहीं आती थी, और अगर आती थी तो बहुत लेट आती थी। लेकिन मान लो कि एप्पल कंपनी कोई अपना नया आईफोन का नया मॉडल लॉन्च करती है, तो वो वर्ल्ड में एक साथ उसका लॉन्चिंग होता है। ऐसा नहीं कि पहले अमेरिका में आता है उसके बाद इंडिया में आएगा, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब in case if that product is launched in America, then simultaneously it is launched in India also on the same day. Okay, तो ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा एक एडवांटेज हम कह सकते हैं। ओके, तीसरा एडवांटेज है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन withstand competition at international level due to globalization। ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए फायदेमंद इस तरह से है कि हमारे इंडिया में मैन पावर या तो स्किलफुल मैन पावर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसका यूज करके हम दूसरे कंट्रीज की कंपटीशन में हम अब खड़े रह सकते हैं। ठीक है, कि जो स्किलफुल मैन पावर है वो सही ढंग से इस्तेमाल उसका किया जा सकता है, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए we can directly stand along with the competition with the other countries, जो डेवलप्ड कंट्रीज है खास करके उनके साथ अब हम कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, बहुत अच्छे हमने एडवांटेजेस की चर्चा की, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला है एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड in finding a solution to the problem of poverty and unemployment due to globalization। ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं कुछ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ये दो बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं ला सकती है वैसे देखा जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है फॉर एग्जांपल, तो सभी लोगों को नौकरी देने का जो है वो ग्लोबलाइजेशन क्या है एक साथ में वो पॉसिबल नहीं है। पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके बाद धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयमेंट समस्या धीरे धीरे करके हल्की हो सकती है। लेकिन स्टिल एक कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो दो मेन समस्या है वो वही है। थोड़ा बहुत फायदा उसमें जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें फायदा नहीं हुआ है। दूसरा डिसएडवांटेज है
Developing countries have not acquired proper benefits of increase in export, which they should have acquired. ग्लोबलाइजेशन से एक्सपोर्ट की मात्रा डेवलपिंग कंट्रीज में यानी कि इंडिया जैसे कंट्री में बढ़नी चाहिए, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतनी नहीं बढ़ी। यानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आजकल एक्सपोर्ट करना एक अच्छी बात होती है, उससे फॉरेन रेवेन्यू हमारे कंट्री में आते हैं, गवर्नमेंट को फायदा होता है, इनकम। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ा जरूर है, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल में नहीं बढ़ा, जितना पहले एक्सपेक्ट किया जाता था उतना डेवलपमेंट, उतना एक्सपोर्ट अभी तक बढ़ा नहीं है। ठीक है, और तीसरा एक डिसएडवांटेज वो भी है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट व्हाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन्ड लेस बेनिफिट। बहुत इजी है इस पे याद रखना, बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, छोटी कंपनियों को फायदा नहीं हुआ। अब यही डिसएडवांटेज हमने प्राइवेटाइजेशन में भी देखा था, लिबरलाइजेशन में भी देखा था, तो कुछ पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको आंसर प्रिपेयर करना है। और थोड़ा सा एक दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो दिमाग में आपको आ ही जाएगा कि इट्स ओनली द मैटर ऑफ कॉमन सेंस व्हिच वी नीड टू अप्लाई व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। देयर आर नो डिफिकल्ट पॉइंट्स इन्वॉल्वड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द आंसर्स। आंसर को तैयार करने के लिए कोई डिफिकल्ट पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, बहुत ही कॉमन नॉर्मल पॉइंट्स है, चाहे एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, आसान है उनको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, उनके एडवांटेजेस को समझा और डिसएडवांटेजेस को भी। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा, ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम WTO कहते हैं, और उसका असर इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और स्टे ट्यून्ड ओके ऑन आवर YouTube चैनल। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ फैंटास्टिक डे।